हेलो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। सभी को गुड मॉर्निंग। और एक बार फिर आप सभी का लर्न अ मोमेंट चैनल पर स्वागत है। मैं हूं सुशीला और आज हम एक नए चैप्टर यानी अनुसूचियां के बारे में पढ़ेंगे। अनुसूचियां भारतीय संविधान में अनुसूचियां की जो बात की गई है 12 शेड्यूल्स हैं, अनुसूचियां हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या क्या है, कितनी अनुसूचियां हैं और उनसे क्या प्रावधान है और किस संबंध से वो रिलेटेड हैं, संबंधित हैं। तो इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, भारतीय संविधान में जो है मूल रूप से जो ओरिजिनली हमारा मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, 8 अनुसूचियां थी पहले, लेकिन बाद में जो है 4 अनुसूचियों को और जोड़ दिया गया। अब कितनी हो गई है? 12 अनुसूचियां हो गई। जिस समय हमारे संविधान को इनैक्टेड किया गया यानी जिस समय अधिगृहित किया गया, उसको अपनाया गया, उस समय यानी 1949 में 8 से अनुसूचियां यानी शेड्यूल थी। उसके बाद में जो है 4 अनुसूची और जोड़ी गई। वो कब कब जोड़ी गई, उन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो अनुसूचियां हैं ये भारतीय संविधान में ये भाग हैं कि नहीं। तो देखिए, इनका भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन ये भारतीय संविधान का भाग है। ठीक है, और ये सूची है क्या, कि उनको सूची कहते हैं, किस बारे में बात करती हैं। तो ये वो सूचियां हैं यानी जो भारत सरकार के नौकरशाही गतिविधियों और नीतियों को वर्गीकृत या सूचीबद्ध करते हैं। ठीक है, भारत सरकार के नौकरशाही गतिविधियों तथा नीतियों को वर्गीकृत या सूचीबद्ध करते हैं। भारतीय संविधान में यानी जिन जिन प्रावधान के बारे में भारतीय संविधान में जो है उल्लेख नहीं किया गया, उनको जो है एक अलग डॉक्यूमेंट एज ए, जो अनुसूचियां हैं एज ए डॉक्यूमेंट्स हैं, सेपरेट डॉक्यूमेंट, इनको अलग से जोड़ा गया है और इनमें इनको डिटेल से इसमें उन प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है। तो ओवरऑल कितनी है? 12। प्रेजेंट टाइम में 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियां कौन कौन सी हैं, इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट, पहली जो अनुसूची है वो क्या है? राज्यों के नाम और उनके क्षेत्रीय अधिकार। राज्यों के नाम और उनके क्षेत्रीय अधिकार। ठीक है, और इसका उल्लेख ये जो है 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे पहले अनुसूचियां देख लेंगे, सबको कोशिश करेंगे याद करने की, एक एक करके समझने की। राज्यों के नाम और उनके क्षेत्रीय अधिकार या न्यायिक अधिकार। ठीक है, इसके बाद में इसी में जो है फर्स्ट सूची में ही, पहली सूची में ही है संघ राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश के नाम और उनकी सीमाएं या उनका जो विस्तार, जो क्षेत्रीय विस्तार है उसके बारे में यहाँ पे उपबंध है, प्रोविजंस किया गया है। यानी पहली सूची में क्या है? राज्यों के नाम और उनका क्षेत्रीय अधिकार, और क्या है? यूटीज यानी केंद्र शासित प्रदेश और उनकी सीमाएं या उनका क्षेत्रीय विस्तार। तो पहली सूची में राज्य और यूटीज की बात की गई है, यानी उनके क्षेत्र, उनकी सीमाएं, पहली अनुसूची में। अब देखिए नेक्स्ट में पर लब्धियां, पर भत्ते या विशेषाधिकार या इससे संबंधित प्रावधान। पर लब्धियां मतलब यहाँ पे भत्ते, विशेषाधिकार और इससे संबंधित प्रावधान। ओके, यानी परलब्धियां, पर भत्ते, विशेषाधिकार, इससे संबंधित प्रावधान। यानी परलब्धियां इमोलुमेंट्स मतलब परलब्धियां, और भत्ते यानी अलाउंसमेंट, अलाउंसेस, विशेषाधिकार, प्रिविलेज, और इससे रिलेटेड जो है प्रोविजंस हैं। यानी जो यहाँ पे भत्ते की बात की गई है, विशेषाधिकारों की बात की गई है, और इससे जुड़े जो और संबंधित जो प्रावधान है वो यहाँ पे जोड़ा गया है। यानी इमोलमेंट्स, अलाउंसेस और प्रिविलेज यहाँ पे बात की गई है। इसके बाद में तीसरा देखिए,
विभिन्न उम्मीदवारों के लिए शपथ और प्रतिज्ञान का प्रावधान किया गया है। यहाँ पे उम्मीदवारों के लिए शपथ, देखिए अगर शपथ यानी ओथ, ओथ या जो है प्रतिज्ञान, प्रतिज्ञान मतलब अफर्मेशन, अफर्मेशन, ओथ एंड अफर्मेशन, अफर्मेशन, अफर्मेशंस यानी विभिन्न उम्मीदवारों के लिए शपथ और प्रतिज्ञान का प्रावधान किया गया है। देखिए अगर इसमें इसको देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले जो है उपलब्धियां यानी भत्ते की बात की गई है। या इसको याद रखने का अच्छा तरीका ये है कि पहले पैसा दो फिर शपथ लेंगे, ठीक है, यानी पहले उम्मीदवार जो कहते हैं पहले पैसा दीजिए हमको, उसके बाद में हम शपथ लेंगे, तो सबसे अच्छा तरीका है यानी पहले पैसा फिर शपथ। अक्सर कंफ्यूजन होता है कि पहले शपथ है कि पहले वेतन है, तो यहाँ पे देख लीजिए यानी पहले वेतन दो, कहते हैं हमको पहले पैसा दीजिए उसके बाद में हम शपथ लेंगे, तो ऐसे याद कर लीजिए, अच्छे से याद रहेगा, भूलेंगे नहीं, यानी पहले पैसा लाइए और उसके बाद में हम शपथ लेंगे। तो यानी दूसरी सूची में जो यानी बात की गई है वो वहाँ पे वेतन भत्ते की बात की गई है, विशेषाधिकारों की बात की गई है, और 3 में बात की गई है ओथ यानी शपथ प्रतिज्ञान की, यानी शपथ हम बाद में लेंगे, पहले हमें पैसा दीजिए। फिर चौथे में आया है राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यसभा में सीटों का आवंटन। जो राज्य है और जो यूटीज है यानी केंद्र शासित प्रदेश है, इनसे इनमें जो राज्यसभा है, राज्यसभा में सीटें कितनी है वो डिसाइड किया जाता है, इसमें आवंटित होता है यानी एलोकेशन किया जाता है, आवंटित मतलब एलोकेशन किया जाता है। वो कैसे होता है, वो जनसंख्या के आधार पर जो है, जिस राज्य की जैसे जनसंख्या उस जनसंख्या के आधार पर सीटों का जो है एलोकेशन होता है, आवंटन होता है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों में, ठीक है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों में ही राज्यसभा में सीटों का आवंटन संबंधित कौन सी अनुसूची है, 4th अनुसूची है, याद करिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद में आता है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उपबंध। देखिए यहाँ पे यानी जो अनुसूचित यानी शेड्यूल्स और यहाँ पे ट्राइबल जो एरियाज हैं उनके प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ, उनके बारे में यानी उस क्षेत्र में उनका जो प्रशासन होगा, जो कंट्रोल होगा वो किस हिसाब से होगा, वो यहाँ पे अलग से प्रावधान नहीं है। अनुसूचित और जनजातियों क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध किए गए हैं, प्रोविजंस हैं। 5 में क्या है, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में यहाँ पे उल्लेख किया गया है। फिर आगे देखिए 6 में खास बात क्या है, यहाँ पे देखिए असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 4 ऐसे राज्य हैं जो यहाँ पे जनजाति क्षेत्र यानी ट्राइबल एरियाज या आदिवासी जो जनजाति यानी आदिवासी जो क्षेत्र हैं उनके बारे में एक विशेष प्रावधान दिए गए हैं यहाँ पे प्रशासनिक और नियंत्रण के बारे में। ये जो प्रावधान है यहाँ पे सिर्फ 4 राज्यों के लिए हैं, कौन से, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इनके चारों के नाम अच्छे से तैयार कर लीजिए, याद रख लीजिए, इनको नोट कर लीजिए, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। और इसको यहाँ के इन राज्यों में जो ट्राइबल एरियाज हैं उनके बारे में यहाँ पे उपबंध है, प्रोविजंस हैं, और उनके प्रशासन और उनके नियंत्रण के बारे में अलग से जो है डिटेल से यहाँ पे प्रोविजंस दिए गए हैं, उपबंध दिए गए हैं। अब आइए देखिए 7वीं सूची, 7वीं जो सूची है उसमें संघ यानी यूनियन, राज्य यानी स्टेट्स, समवर्ती यानी कंकरेंट जो लिस्ट है, यानी यहाँ पे राज्य और केंद्रों के बीच शक्ति का विभाजन किया गया है। राज्य और केंद्रों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। वो विभाजन कैसे किया गया है, यहाँ पे 3 सूची को डिवाइड किया गया है। यूनियन यानी संघ, यानी उनको विषयों को डिवाइड कर दिया गया है कि किस विषय पर केंद्र सरकार कार्य करेगी, यानी उस पर विधायी बनाएगी, कानून बनाएगी, और कैसे जो है राज्य किन विषयों पर कानून बनाएगी। और समवर्ती मतलब राज्य और संघ दोनों ही समान रूप से उस पर कार्य कर सकेंगे, यानी उस पर विधायी या कानून बना सकेंगे। तो यहाँ पे यूनियन, स्टेट्स एंड कंकरेंट लिस्ट की बात की गई है, यानी 3 डिवाइड किए गए हैं। राज्य और केंद्रों के बीच में, राज्य और केंद्र के बीच में, राज्य और केंद्र के बीच में शक्तियों का विभाजन की बात की गई है। शक्तियों के विभाजन के प्रोविजंस यहाँ पे दिए गए हैं।
जैसे संघ सूची में अगर बात करें, जो संघ सूची है इसमें 97 विषय हैं, मूल रूप से 97 है, वैसे तो जो है 100 भी है, 100 है लेकिन मूल रूप से 97 है। अगर राज्य में बात करें, स्टेट कितने विषय हैं, तो ये 66 है, लेकिन मूल रूप से कितने हैं, 61 है। कंकरेंट लिस्ट में बात करें तो कितने हैं, 47 है, लेकिन अगर वैसे बात करें मूल रूप से 47 है, लेकिन वैसे कितने हैं, तो संघ में यहाँ पे विषय 97 है यानी मूल रूप से, और राज्य में स्टेट्स में 66 है, 66 है, और कंकरेंट लिस्ट के कितने विषय हैं, 47 है मूल रूप से, और वैसे तो 52 है। तो ये है 7 अनुसूचियां हो गई हैं, ठीक है। अब इनको अच्छे से एक बार और रिवीजन कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। यानी फर्स्ट अनुसूची में क्या बात की गई है, राज्य और उनके क्षेत्रों से संबंधित बात की गई है, उनका क्षेत्रीय विस्तार या क्षेत्रीय जो अधिकार है या न्यायिक अधिकार है उनके विषय में बात की गई है, राज्य और यूटीज, ठीक है। देखिए जब अगर बात करें ओवरऑल, दिमाग में एक चीज बिठा लीजिए कि जब हम कोई चीज शुरू करते हैं, अगर संविधान की बात हो तो पहले कहाँ से बात शुरू होती है, किसी राज्य संघ से ही बात शुरू होगी, ठीक है। यानी पहले राज्य हो, फिर राज्य के लिए हम प्रोविजन करेंगे, तो पहले राज्य यहाँ पे शुरुआत कहाँ, राज्य से शुरुआत की गई है, राज्य और राज्य यहाँ पे यूटीज दोनों हैं, यानी राज्य भी है यूटीज भी हैं, तो दोनों के बारे में बात करेंगे, उनके सीमाएं, उनका क्षेत्रीय विस्तार, उनके क्षेत्रीय अधिकार, इन दोनों के बारे में इसमें फर्स्ट अनुसूची में बात की गई है। फिर दूसरी अनुसूची में क्या है, पहले पैसा दीजिए, फिर हम इसकी तीसरी अनुसूची में क्या, फिर हम शपथ लेंगे, फिर हम ओथ लेंगे, ठीक है। तो ऐसे याद रखिए कि पहले पैसा, परिवृत्तियां, भत्ते, विशेषाधिकार, ऐसे संबंधित प्रावधान, यानी इमोलमेंट्स एंड अलाउंसेस या प्रिविलेजेस जो है, विशेषाधिकार है, यहाँ पे बात की गई है। उसके बाद में जो विभिन्न उम्मीदवार हैं उनके द्वारा शपथ ली जाती है, यानी प्रतिज्ञान लिए जाते हैं, यानी अफर्मेशन की बात की गई है। फिर चौथी अनुसूची में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य सभा में सीटों का आवंटन किया जाता है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित या जनजाति जो क्षेत्र हैं उनके प्रशासन या नियंत्रण के बारे में बात की गई है। 5 और छठी जो सूची है, देखिए जो दोनों शेड्यूल्स हैं वो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ पे जो बात की गई है छठे में, यहाँ पे सिर्फ 4 राज्यों के बारे में बात की गई है, और बाकी 4 राज्यों को छोड़ करके जितने भी अनुसूचित क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र आते हैं वो कहाँ जाते हैं, 5 में, ठीक है। इनको दोनों एक साथ याद रखिए, बहुत अच्छे से याद रहेगा कि 6 में जो है सिर्फ 4 राज्यों के बारे में बात की गई है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। और बाकी जितने भी राज्य बचे हुए हैं, यानी उन राज्यों में भी तो शेड्यूल्स एरियाज और वहाँ पे शेड्यूल्स जो सूचित क्षेत्र हैं, तो उनके बारे में कहाँ बात की गई है, 5 अनुसूची 5 में बात की गई है, बाकी 4 से 6 में बात की गई है। तो ऐसे इसको रिलेट करके याद रखिए, दूसरे से ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। फिर साथ में अनुसूची है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे 3 यानी यूनियन, स्टेट्स और कंकरेंट लिस्ट की बात की गई है। यहाँ पे राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो ये 7 अनुसूची है। अब आइए आगे पढ़ते हैं। आइए आगे देखते हैं अनुसूची 8। कौन से नंबर की अनुसूची, 8 अनुसूची है। 8 अनुसूची में भाषाओं की बात की गई है, यानी जिस समय संविधान बना था उस समय, यानी हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, जो मूल संविधान था, उसमें 8 अनुसूची, यानी 8 अनुसूची में 22 भाषाओं की बात की गई थी। मूल रूप से कितनी भाषा थी, पहले 14 भाषा थी, ठीक है, 14 भाषाएं थी मूल से, जो हमारा ओरिजिनली संविधान था। उसके बाद में और जो है धीरे धीरे जो है संशोधन करके जो है 22 भाषाओं को जोड़ दिया, यानी और भी जोड़ दी गई। इस समय जो संख्या है वो 22 भाषाएं हैं। अब देखिए 14 थी मूल रूप से, लेकिन बाद में जो है जो भाषाएं जोड़ी गई, लास्ट में जब पहली बार जोड़ी गई 21वें संविधान संशोधन
21वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1967 में जो है सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है, पहला अमेंडमेंट कब हुआ भाषा को जोड़ने से संबंधित? 21वां अमेंडमेंट था, 21वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी 21वें संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। ठीक है, और इसके बाद में दूसरी बार कब संशोधन हुआ? तो देखिए 71 यानी 71वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में 1992 में यानी 71वें संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में क्या क्या जोड़ा गया? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। यानी जो तीसरा अमेंडमेंट हुआ भाषा से संबंधित 71वें संविधान संशोधन 1992 में कोंकणी, इनको ऐसे याद रख लीजिए, इसमें अड़ा है, इसमें भी अड़ा है, इसमें ना है। अब इंग्लिश में जब अड़ा को पढ़ते तो ना पढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखिए ना ना ना, ऐसे इसको याद रख लीजिए। यानी जब 71वें संविधान संशोधन हुआ 1992 में तो 3 भाषाओं को ऐड किया गया, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को। और जो 21वां संविधान संशोधन था वहां पे सिंधी भाषा को जोड़ा गया। अब इसके बाद कौन सी भाषा आएगी? 92 संविधान संशोधन 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? डोंगरी, और कौन? संथाली, मैथिली, डोंगरी, बोडो। ठीक है, 92 यानी 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में 4 और भाषाओं को ऐड कर दिया गया। वो भाषाएं कौन कौन सी थी? डोगरी, बोडो, संथाली, मैथिली। इनको ऐसे याद रख सकते हैं। यानी जो लास्ट अमेंडमेंट हुआ डोंगरी यानी डा यहाँ है, डा यहाँ है, और यहाँ पे था, दो डा की बात की गई है, वो लास्ट में जोड़ा गया है। 4 क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, इनको याद रखिए, हर हालत में याद रखिए, इसको नोट करके अच्छे से याद कर लीजिए, समझ लीजिए, बस ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। 21वें में सिंधी जोड़ा गया है, 71वें में 3 भाषाएं जोड़ी गई है, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, और उसके बाद में 92 संविधान संशोधन 2003 में 4 और भाषाओं को जोड़ दिया गया, डोंगरी, बोडो, संथाली, मैथिली। ओके, तो अब कितनी हो गई है? 22 भाषाएं हैं, इन्हीं के बारे में बताना था, इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। अब आगे बात करते हैं। तो प्रेजेंट टाइम में जो 22 भाषाओं का उल्लेख है, यानी 22 भाषाएं हैं संविधान में। मूल रूप से पहले 14 भाषाएं थी, बाद में और भाषाएं जोड़ दी गई। अब देखते हैं 9वीं सूची। ठीक है, 9वीं अनुसूची देखते हैं। 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में इसे जोड़ा गया था। लैंड रिफॉर्म यानी लैंड रिफॉर्म के रूप में क्या है? लैंड रिफॉर्म्स यानी भूमि से संबंधित जो विवाद है, और जमींदारी। ठीक है, जमींदारी प्रणाली, जमींदारी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम को का उन्मूलन यानी हटाने के लिए लैंड रिफॉर्म्स और जमींदारी सिस्टम एबोलिशन, क्या बोलेंगे?
एबोलिशन यानी उन्मूलन। तो नवी अनुसूची किससे संबंधित है? भूमि सुधार यानी भूमि सुधार और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित है और संबंधित राज्य विधान मंडलों और अन्य विषयों से संबंधित संसद के अधिनियम और विनियमन की बात की गई है। देखिए भूमि सुधार से संबंधित जो है राज्य विधान मंडल, यानी यहाँ पे देखिए अगर बात करें तो भूमि सुधार एक विषय कैसा है, राज्य सूची से संबंधित विषय है और इस पे जो है कानून और जो अधिनियम नियम बनाने का अधिकार किसको है? राज्य को है। इसलिए यहाँ पे देखिए बात की गई है राज्य से यानी राज्य विधान मंडल से संबंधित जो कानून बनाए गए थे, ये पहले सबसे पहले जोड़ा किस लिए गया था? पहले इसलिए जोड़ा गया था जो हाँ देखिए बात कर रहे थे कि भूमि सुधार जो ये भूमि सुधार जमींदारी उन्मूलन की बात की गई है यहाँ पे, लेकिन जब इसको जोड़ा गया था उस समय किस लिए जोड़ा गया था? उस समय इसको किस लिए जोड़ा गया था? मूल अधिकारों के उल्लंघन से बचाने के लिए, मूल अधिकारों से संबंधित था और मूल अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित जो है बचाने के लिए इसमें जो नवी अनुसूची में इसमें न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए जो है इसको जोड़ा गया था। मूल अधिकारों सबसे पहले किसके लिए जोड़ा गया था? मूल अधिकारों को बचाने के लिए, मूल अधिकारों को हनन कर रोकने के लिए, मूल अधिकारों को बचाने के लिए सबसे पहले इसको नवी अनुसूची को जोड़ा गया था। अगर आप पढ़ेंगे देखेंगे कि उस समय जब 1900 शुरुआत में जैसे संविधान लागू हुआ उसके बाद में जब ये शुरुआत हुई तो यानी न्यायालय और न्यायालय और केंद्र सरकार के बीच में काफी जो है विवाद में काफी झड़प शुरू हो गई थी किन चीजों को लेकर? मूल अधिकारों प्रॉपर्टी से संबंधित जब विवाद उठने लगे यानी कानून बनने लगे उस समय ये ऐसी बात ये थी, इसके बारे में चर्चा करेंगे इस तरह। लेकिन यहाँ पे बस इतना समझ लीजिए इसका जो उल्लेख है पहले जो है मूल अधिकारों को बचाने के लिए यानी संविधान जो न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए नवी अनुसूची में ऐसे कुछ भूमि से संबंधित जो है वो प्रावधान बनाकर इसमें डाले गए ताकि उनकी न्यायिक समीक्षा न की जा सके। उस समय जो मूलतः जो है 13 थे अधिनियम बाद में, लेकिन अब तो 282 तक ऊपर है यानी इससे भी ऊपर है, 282 से ऊपर है इससे संबंधित सारे जो है। ठीक है, तो न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए उस समय ऐसा किया गया था मूल अधिकारों के हनन ना हो इसलिए। लेकिन बाद में इसका मतलब ये हुआ कि जो नवी अनुसूची में जो अधिनियम या एक्ट बनाकर रख दिए जाते थे उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं होती थी, यानी उस पर जो है न्यायालय जो है उनकी जांच या उनको उस पर कोई यानी उस पे उसकी जांच या उस पे कोई बात नहीं उठा सकते थे। जैसे इसको कब E.R. कोहेल्लो मामला है, मामले 2007, ठीक है 2007। इस मामले में न्यायालय ने ये कहा था यानी जो प्रावधान पहले रखा गया था कि नवी अनुसूची में जो अधिनियम जो एक्ट इसमें रख दिए जाते थे, इसमें जोड़ दिए जाते थे, उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। ठीक है, यानी ये हवाला देकर कि मूल अधिकारों का हनन ना हो, इस ये हवाला दे करके जो है ये चीज जोड़ी गई कि इन नियमों की यानी कानून का एक्ट का इनकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। लेकिन बाद में E.R. कोहेल्लो मामलों 2007 में न्यायालय ने आदेश दिया, न्यायालय ने ये कहा कि न्यायिक समीक्षा एक संविधान की विशेषता है, इसे किसी भी हालत में इसे रोका नहीं जा सकता, यह इसकी मूल विशेषता है। इसलिए 24 अप्रैल 1975 के बाद जो भी अधिनियम जो भी एक्ट हैं उनकी न्यायिक समीक्षा की जाएगी। ठीक है, ये न्यायालय ने यहाँ पे इस न्यायालय में ये निर्णय दिया था
कि ईआर कोहलो मामले में 2007 में कि जो अभी तक न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती थी, जो नवी अनुसूची में जो नियम थे उनकी, लेकिन ये हवाला देकर कि न्यायिक समीक्षा एक संविधान की मूल विशेषता है, इसे किसी के द्वारा खत्म नहीं किया जा सकता। और इसी के परिप्रेक्ष्य में निर्णय ये आया कि 24 अप्रैल 1975 के बाद जितने भी अधिनियम या जो एक्ट होंगे उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। दैट इज इतना क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, अनुसूची देखेंगे, 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची क्या है? 10वीं अनुसूची किस बारे में है? दल बदल कानून या एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ या दल बदल कानून। देखिए, इसमें प्रावधान किया गया है कि अगर जो संसद का सदस्य या राज्य विधानसभाओं के जो सदस्य हैं, अगर वो दल बदल करते हैं तो यानी दल बदल के आधार पर उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। यानी दल बदल के आधार पर अयोग्य या निर्भरता से संबंधित प्रावधान है। अयोग्य या निर्भरता से संबंधित से रिलेटेड प्रोविजंस है, यानी डिस्क्वालीफाई की बात की गई है। डिस्क्वालीफाइड कि अगर कोई व्यक्ति यानी जो सदस्य है पार्लियामेंट का या राज्य विधानसभा का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव, तो उसे इस आधार पे यानी दल बदल के आधार पे, कानून के आधार पे उसे डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। तो इसे संबंधित प्रावधान है। इसे कब जोड़ा गया था? तो इसे 52वें संविधान संशोधन, 52वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 में जो है दल बदल कानून, यानी इसे दूसरा नाम क्या कहते हैं? दल बदल परिवर्तन कानून भी बोलते हैं, यानी एंटी डिफेक्शन लॉ को जोड़ा गया था। और ये संसद या विधानसभा के सदस्यों को दल बदल के मामले के आधार, कानून के आधार पर डिस्क्वालीफाइड किया जाता है। अब आगे देखेंगे 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची, ठीक है। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायत। बहुत जाना पहचाना सा शब्द है पंचायत, ठीक है, जो पीछा ही नहीं छोड़ता और हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हमेशा जो है इससे कोई ना कोई संबंधित मामला भी देखने को मिलता है। तो पंचायत बहुत ही चर्चित है, यानी हमारे ग्रामीण से संबंधित है, ग्रामीण स्तर, छोटी इकाई है प्रशासनिक रूप से। तो इसे कब जोड़ा गया? इसे तो सबको पता है कब जोड़ा गया है, जो है 73वें संविधान संशोधन 1992 में इसे जो है एक संवैधानिक मान्यता दी गई। यानी वैसे तो पहले से ही था लेकिन संवैधानिक रूप से ये नहीं था, तो इसे जोड़ा गया कि यहाँ पे पंचायत की शक्तियां, यानी पावर, शक्तियां और जिम्मेदारी, अधिकार और जिम्मेदारियां पंचायत की शक्तियां, अधिकार एंड जिम्मेदारी, पावर, अथॉरिटेटिव और रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यानी यहाँ पंचायत में 19 जो विषय हैं, 19 विषयों के बारे में चर्चा की गई है। जितने भी 19 विषय हैं, इन 19 विषयों पर जो है पंचायत से संबंधित जो शक्तियां, अधिकार यानी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की जो जिम्मेदारी है वो यहाँ पे प्रोविजंस दिए गए हैं 29 विषयों से संबंधित, ठीक है, पंचायत से संबंधित। और इसे कब जोड़ा गया? तो 73वें संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में इसे जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची को ध्यान रखिए, याद रखिए। 12 अनुसूची की बात करेंगे तो 12 अनुसूची हमेशा जो है पंचायत के बाद जैसे हम अनुच्छेद में वहां भी पढ़ते हैं, तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी नगर पालिका या म्युनिसिपैलिटीज, नगर
पालिका या म्यूनिसिपैलिटीज, ठीक है। इसके भी शक्तियां यानी पावर, अधिकार यानी अथॉरिटी, अधिकार और जिम्मेदारियां लायबिलिटीज, ठीक है। इसमें कितने विषयों के बारे में बात की गई नगर पालिका में? तो 18 विषयों के बारे में बात की गई। 18 विषय हैं, यानी 18 विषयों पर नगर पालिका जो है संबंधित नियम कानून बना सकती है। तो इनकी जो है अगर इसका अनुच्छेद बात करें, अनुच्छेद कभी बताएंगे, लेकिन अभी देख लीजिए इसका 243 जी है, यानी जी, ठीक है। ABCD जी ये सब जी तक है। तो ऐसे देखिए पंचायत का जो पंचायत की जिनमें विषय की बात की गई, शक्तियां, पावर, अधिकार की बात की गई, पंचायत के लिए 243 जी की बात की गई है। अगर नगर पालिका से संबंधित देखेंगे तो 243 डब्ल्यू से बात की गई है, डब्ल्यू, ठीक है। यहाँ पे विषय संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विषय कितने हैं और किस अनुच्छेद में विषय के बारे में बात किया गया है, किस अनुसूची में है। 12 अनुसूची में नगर पालिका म्यूनिसिपैलिटीज है। यहाँ पे 18 विषय है, यहाँ पे पावर, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में प्रोविजंस हैं। 11 अनुसूची में शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां, यानी यहाँ पे 32 विषयों के संबंधित प्रावधान है। इसे म्यूनिसिपैलिटीज को भी कब जोड़ा गया? 74वें संविधान संशोधन, 74वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में इसे भी जोड़ा गया था, ठीक है। इसको याद रखिए। तो ये हुई 12 अनुसूचियां और इनको एक बार और देख लीजिए। अगर ये देखो एक जो भाषा से संबंधित था यहाँ पे, यानी जो 71वें संविधान संशोधन हुआ था, 71वें संविधान संशोधन 1992 में, यानी कौन था? कोकड़ी और दूसरा क्या था? मणिपुरी और नेपाली। अगर इसको ध्यान से देखिए, अगर शॉर्ट इसका देखिए एक अच्छी सी ट्रिक निकल आएगी। यहाँ पे देखिए ना है, माँ का, ऐसे नमक से भी याद कर सकते हैं, नमक, ठीक है। नमक भाषाएं कब जोड़ी गई? ऐसे याद रखते हैं शॉर्ट में, नमक भाषाएं कब जोड़ी गई? तो 71वें संविधान संशोधन 1992 में कोकड़ी, मणिपुरी यानी नेपाली यानी नमक, ऐसे याद कर सकते हैं। और वहां पे जो लास्ट था 92वें संविधान संशोधन, वहां पे भी देखिए बोडो है, तो ऐसे दो करके है, डो याद रखिए, था यहाँ पे 2 बार था है, ठीक है, और 2 बार डा है, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ठीक है। तो टू डा और टू था, ऐसे भी याद रख सकते हैं ताकि याद रहे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा ही जाता है। 22 भाषाएं अनुसूची 8 में है। शेड्यूल यानी 8 अनुसूची भाषा से संबंधित है और 9वीं अनुसूची भूमि सुधार, जमींदारी प्रणाली उन्मूलन से संबंधित है, यानी लैंड रिफॉर्म एंड जो है जमींदारी सिस्टम एबोलिशन से संबंधित है। 11 अनुसूची में पंचायत से संबंधित अधिकार यानी अथॉरिटी, पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी 29 विषयों के बारे में बात की गई है। कितने? 32 विषयों के बारे में बात की गई है, जो 73वें संविधान संशोधन 1992 में से जोड़ा गया था। 12वीं अनुसूची जो है नगर पालिका म्यूनिसिपैलिटी से संबंधित है, शक्तियां, पावर, अधिकार यहाँ पे बात की गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात की गई। इसे कब जोड़ा गया था? इसे 74वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। इसमें 18 विषयों पर बात की गई है, इसे संबंधित जो प्रोविजंस दिए गए हैं। अगर शुरू से एक बार ओवरऑल रिवाइज करें कैसे हैं। पहली अनुसूची में क्या है? राज्य और उनसे संबंधित क्षेत्र के बारे में बात की गई है, राज्य, उनसे संबंधित क्षेत्र, और दूसरी केंद्र प्रशासित जो है प्रशासन जो राज्य है वो, और उनसे संबंधित जो क्षेत्र हैं उनकी सीमाएं, उनके बारे में बात की गई है। दूसरी अनुसूची पे आए तो दूसरी अनुसूची में क्या बात की गई है कि पहले पैसा दीजिए फिर हम शपथ लेंगे। तो ऐसे हमेशा याद रखिए कि पहले पैसा फिर शपथ। परिलब्धियां यानी भत्ते और विशेषाधिकार, या जो वहां पे विशेषाधिकार और भत्ते और जो परिलब्धियां की बात की गई है,
यानी पैसा, पहले पैसा, फिर तीसरे में अनुसूची में ओथ यानी शपथ प्रतिज्ञान की बात की गई है। चौथी में क्या बात की गई है, राज्यों और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनके राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ठीक है। पांचवी अनुसूची में बात करें तो क्या है, अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति से संबंधित क्षेत्र है वहां के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बात की गई है। अगर छठी अनुसूची में क्या है, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। अगर इन 4 राज्यों को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो राज्य हैं उनसे संबंधित जो उसमें अनुसूचियां या जनजाति एरियाज हैं, जनजाति यानी ट्राइबल एरियाज हैं, उनसे संबंधित जो प्रशासन और जो नियंत्रण की बात की गई है वो 5 में की गई है। और अगर केवल 4 की अगर बात करें केवल 4 राज्यों की, तो वो सिर्फ छठी अनुसूची में जोड़ा गया है। इनको दोनों एक साथ रिलेट करके जोड़िए, इसको याद रखिए। 7वीं अनुसूची में राज्य और केंद्र के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची यानी यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट के बारे में बात की गई है। यहाँ पे विषयों को डिवाइड किया गया है, शक्तियों को डिवाइड किया गया है, डिवाइडेड आर पावर, यूनियन एंड स्टेट। ओके, नाउ अगली अनुसूची कौन सी होगी, 8 अनुसूची होगी। 8 अनुसूची में हमारी लैंग्वेज की बात की गई है, यानी 22 भाषाओं की बात की गई है। जो हमारे मूल संविधान में 14 भाषाएं थी उन्हें बाद में संशोधन करके जो है और भाषाएं जोड़ दी गई हैं, यानी अब कितनी भाषाएं हो गई हैं, 22 भाषाएं हो गई हैं। उनको याद रखिए कौन कौन से संशोधन हुए हैं। 21वें संविधान संशोधन से संबंधित जो है 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया, सॉरी 21वें, हाँ, और 71वें संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषाएं जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। उसके बाद देखेंगे तो 92वें संविधान संशोधन 2003 में 4 और भाषाओं को जोड़ दिया गया। कौन कौन सी, डोगरी, बोडो और संथाली और मैथिली। ठीक है, आगे बात करेंगे तो 9वीं अनुसूची में भूमि से संबंधित सबसे विवादित है और सबसे ज्यादा चर्चित भी है, काफी बार पूछा जाता है, क्योंकि जब शुरू में जब फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ 1951 में, उस समय केंद्र और न्यायालय के बीच में काफी जो है विवाद देखने को मिले। तो वो विवाद किससे संबंधित है, इससे संबंधित है कि जो मूल अधिकारों से संबंधित जहाँ पे जो रूल जो एक्ट बनाए गए थे उस समय, तो उस पे ये हवाला देकर कि जो प्रॉपर्टी से संबंधित कानून बनाए गए, तो ये हुआ कि मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। तो इससे संबंधित राज्य ने क्या किया, जो है उन एक अनुसूची जोड़ी, 9वीं अनुसूची जोड़ी और उसमें उन विषयों को डाल दिया और कहा कि इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो उस समय जो है 13 मूल अधिनियम रखे गए थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे जो है इसमें इस समय तो 282 से ऊपर हो गया है। और इसके बाद में जो है न्यायिक समीक्षा के संबंध दायरे से बाहर भी लाया गया। ER कोहल्लो मामले 2007 में न्यायालय ने निर्णय दिया कि जो है इसको ये न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं रखे जा सकते, क्योंकि ये संविधान की मूल विशेषता है। इसलिए जो है इसको 24 अप्रैल 1975 के बाद जितने भी एक्ट जो अधिनियम विनियमन बने हैं उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। फिर आगे बात करेंगे 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची जो है किस बारे में बात की गई है, दल बदल कानून बारे में बात की गई, नहीं, एंटी डिफेक्शन लॉ के आधार पर जो है पार्लियामेंट जो मेंबर्स हैं या जो लेजिस्लेटिव जो मेंबर्स हैं, राज्य लेजिस्लेटिव जो मेंबर्स हैं, उनके डिसक्वालीफाइड की बात की गई है। अगर वो दल बदल कानून के आधार पर नहीं वो जो उल्लंघन करते हैं तो उन्हें डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसे 52वें संविधान संशोधन 1985 में इसे जोड़ा गया था। अगला 11 कब जोड़ा गया सभी को पता है, बहुत चर्चित है, पंचायत से संबंधित है, पंचायतें, और इसे 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। इसमें पंचायत की विशेषाधिकार, पंचायत से संबंधित पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात की गई। इसमें प्रोविजंस दिए गए हैं, जो 29 विषय हैं वो यहाँ पर उस पर जो है विस्तार से चर्चा की गई है। ठीक है, यानी इन विषयों के बारे में संविधान में कुछ बताया नहीं गया था, इसलिए इनको अलग से जो है एक एज ए डॉक्यूमेंट्स तो है ही, और यहाँ पे अच्छे से उन पे विषयों पे चर्चा की गई है, कहाँ पे क्या जो है रूल्स रखे गए हैं, क्या जो उसमें प्रोविजंस जोड़े गए हैं। फिर इसके बारे में बात करें नगर पालिका म्यूनिसिपैलिटीज, यहाँ पे जो है इसे भी 12 अनुसूची में रखा गया और इसको कब जोड़ा गया था, इसे 74वें संविधान संशोधन 1992 में इसे भी जोड़ा गया था। और यहाँ पे भी नगर पालिका की जो शक्तियां हैं, यानी जो पावर्स हैं और अथॉरिटी यानी जो अधिकार हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनके बारे में बात की गई। जो 18 विषय हैं उन 18 विषयों के बारे में चर्चा से विस्तार से बात की गई है। तो ये रही सारी अनुसूचियां।
आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। तब तक के लिए नमस्कार। फिर अगला नेक्स्ट कुछ विषय के बारे में डिस्कस करेंगे। नमस्कार।